नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। क्या कैंडलस्टिक पैटर्न वास्तव में काम करते हैं या सिर्फ एक फ्रॉड है? एक ऐसा भ्रम है जिसे देखकर लाखों लोग, लाखों रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा गंवा रहे हैं। क्या अगर हैमर पैटर्न्स इतना ही पावरफुल है तो उसे देखकर हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जा रहा? अगर डोजी इतना ही जो है पावरफुल कैंडल है तो डोजी फेल क्यों हो रहा है? अगर इनगल्फिंग पैटर्न इतना ही डायरेक्शनल है, इतना ही एक्यूरेट है, तो 90% ट्रेडर लॉस क्यों कर रहे हैं? क्या वो कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्या उन्होंने कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं सीखा है, जो कि बहुत ही मामूली इन्फॉर्मेशन है? तो क्या हम लोग मान के चलेंगे कैंडलस्टिक एक फ्रॉड है? या समस्या कैंडलस्टिक में है ही नहीं, उसे समझने के तरीके में है, मार्केट की साइकोलॉजी में है? तो इस बात पे हम लोग बात करने वाले हैं। सच्चाई है दोस्तों, कैंडलस्टिक बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है। गलती यह है कि अधिकांश लोग कैंडलस्टिक को ट्रेडिंग सिग्नल मान लेते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स उसे मार्केट इंफॉर्मेशन की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, यही दोनों के परिणामों में सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। बहुत से नए ट्रेडर किसी भी पैटर्न को देखकर बाय या सेल कर लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर किसी भी पैटर्न को देखकर ट्रेड नहीं करता। वो पहले समझता है यह पैटर्न किस स्थिति में बना है, क्योंकि एक ही हैमर कभी शानदार प्रॉफिट दे सकता है और वही हैमर दूसरे को लॉस भी करा सकता है और किसी का कैपिटल भी उड़ा सकता है, किसी का स्टॉप लॉस भी हिट करा सकता है। एक ही डोजी के बाद कभी ट्रेंड बदल जाता है और कभी उसका कोई महत्व नहीं रहता। एक ही इनगल्फिंग पैटर्न से नई रैली की शुरुआत होती है और कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो क्यों कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अपने आप में ट्रेड नहीं होता है? ठीक है, क्योंकि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अपने आप में ट्रेड नहीं होता है। यह केवल मार्केट का एक संकेत है। उसका वास्तविक अर्थ यह होता है कि उसे किस कंटेक्स्ट से पढ़ा जा रहा है। अगर आप कंटेक्स्ट के बिना कैंडलस्टिक पढ़ रहे हैं तो आप आधी इंफॉर्मेशन जो है प्राप्त कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले रहे हैं, तो निश्चित है कि किसी भी ट्रेड में 50-50 चांस तो होता ही है। तो बाकी चीज़ों को हटा दिया जाए तो लॉस होने की संभावनाएं जो है आपकी ज़्यादा रहेगी। यही बिगिनर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच बड़ा अंतर है। इस मास्टर क्लास में हम किसी पैटर्न को रटेंगे नहीं, हम ये समझेंगे कि पैटर्न कब काम करता है और कब काम नहीं करता, और सबसे महत्वपूर्ण यह क्यों काम करता है। हम इस पैटर्न को ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, वॉल्यूम, मोमेंटम, कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ जोड़ के समझेंगे। यानी इस मास्टर क्लास के अंत तक आप केवल कैंडलस्टिक को पहचाना नहीं सीखेंगे, बल्कि यह सीखेंगे, यह समझेंगे कि पैटर्न पे भरोसा कब करना है और कब उसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देना है। याद रखिए कि मार्केट में कोई भी पैटर्न या स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करता है। ट्रेडिंग भविष्य बताने का खेल नहीं है दोस्तों, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स भविष्यवक्ता नहीं होते हैं, वे अपने पक्ष में प्रोबेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं। यही इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है। यही अगर हमने समझ लिया और इसको ट्रेडिंग में अप्लाई कर लिया तो हम एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। हम अपनी पूंजी बचा के रख सकते हैं और उसे बढ़ा भी सकते हैं। तो कैंडलस्टिक आपके लिए केवल चार्ट की, अगर आपने ये मास्टर क्लास आगे कंप्लीट किया तो कैंडलस्टिक आपके लिए केवल चार्ट की बनी हुई आकृतियां नहीं रह जाएंगी, वो सिर्फ पैटर्न नहीं रह जाएगा जो आपको आगे चल के लॉस करा दे। वो एक हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी जिसे जो है आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात कि कैंडलस्टिक बनती कैसे है, किस कारण कोई कैंडलस्टिक बुलिश होती है, किस कारण कोई कैंडलस्टिक बीरिश होती है, और कभी कभी मार्केट पूरी असमंजस में दिखाई देती है और डोजी बनती है। यहीं से शुरू होती है दोस्तों कैंडलस्टिक की असली भाषा। ठीक है, मार्केट चलता कैसे है? मार्केट चलता है दो चीजों से, बायर्स और सेलर्स से। ठीक है, हमने अभी तक ट्रेडिंग को ग्रीन और रेड कैंडल्स का चार्ट समझ रखा है, तो अब ये सोच बदलने का समय है। मार्केट को दोस्तों कैंडल नहीं चलाती है, मार्केट को इंडिकेटर भी नहीं चलाती है, मार्केट को सीधे तौर पर न्यूज भी नहीं चलाती है। हर प्राइस मूवमेंट के पीछे दो चीजें होती हैं, बायर्स और सेलर्स। ठीक है, अब कोई भी चीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बायर्स और सेलर्स के मानसिकता को इंपैक्ट करेगी, वो उस हिसाब से मार्केट चलेगा। ठीक है, हर ट्रेड में एक बायर होता है, एक सेलर होता है। कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो कोई बेचेगा नहीं, कोई बेच नहीं सकता। अगर कोई बेचने वाला नहीं है तो कोई खरीद नहीं सकता।
यानी मार्केट वास्तव में डिमांड सप्लाई का लगातार चलता हुआ संतुलन है। कैंडलस्टिक उसी संतुलन में आए हुए बदलाव को दिखाने का प्रयास करती है। यह एक कैंडलस्टिक भाषा है जो बताती है कि बायर्स और सेलर्स ने पिछले 5 मिनट में, 15 मिनट में या एक दिन में क्या डिसीजन लिया है और इसे कैसे मान के चलना चाहिए। मान लीजिए किसी स्टॉक की कीमत 1000 रुपये, अगर उसे अधिक लोग खरीदना चाहते हैं और बेचने वाले कम है तो बायर को ऊंची कीमत स्वीकार करनी पड़ेगी और इससे प्राइस बढ़ेगी। उसके विपरीत अगर बेचने वालों की संख्या अधिक हो जाए और खरीदने वालों की संख्या कम हो तो सेलर्स को अपनी कीमत घटानी पड़ती है और प्राइस कम हो जाएगी। यही मार्केट की पूरी कार्यप्रणाली है, यही ऑक्शन की कार्यप्रणाली है। इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक मूलभूत प्रश्न को हम लोग समझते हैं कि ट्रेंड बदलता कैसे है, क्योंकि हम लोग बुलिश रिवर्सल कैंडल की बात करने वाले हैं, बेयरिश रिवर्सल कैंडल की बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग समझना है, यह जरूरी है कि ट्रेंड बदलता कैसे। बहुत से लोग सोचते हैं रिवर्सल तब आता है जब बायर्स बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे अलग होती है। अधिकांश बार रिवर्सल की शुरुआत बायर की ताकत से नहीं, सेलर की कमजोरी से शुरू होती है। हम लोग दोस्तों बुलिश रिवर्सल पे बात कर रहे हैं अभी। तो कल्पना कीजिए किसी स्टॉक कई दिनों से लगातार गिर रहा है और शुरुआत में सेलर्स के पूरी तरह कंट्रोल में था। हर छोटी रिकवरी पे नई सेलिंग आती थी, प्राइस लगातार लोअर हाई और लो बना रही थी। लेकिन एक समय ऐसा आता है तब बेचने वालों की संख्या कम होने लगती है। जिन्हें घबरा कर बेचना था वो बेच चुके होते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अपनी पोजीशन एग्जिट कर चुके होते हैं। वीक हैंड्स मार्केट से बाहर निकल चुकी होती है। अब सेलिंग प्रेशर पहले जैसा नहीं रहता और यही वो संकेत है जिस पर प्रोफेशनल ट्रेडर ध्यान देते हैं। वो ये नहीं पूछते मार्केट कब ऊपर जाएगी, बल्कि वो ये पूछते हैं क्या सेलिंग प्रेशर कम होना शुरू हो गया है। यही प्रोफेशनल थिंकिंग है, क्योंकि जब सेलर कमजोर नहीं पड़ते तब तक बायर्स के लिए ट्रेंड बदलना आसान नहीं होता। अब बायर्स की भूमिका शुरू होती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कभी भी इसलिए खरीदना शुरू नहीं करता क्योंकि प्राइस काफी गिर चुका है। वे केवल सस्ता स्टॉक नहीं खरीदते, वे वैल्यू और कंफर्मेशन खरीदते हैं। अगर उन्हें लगता है कि सेलिंग समाप्त हो रही है, महत्वपूर्ण सपोर्ट सक्रिय है, रिस्क नियंत्रित किया जा सकता है और फिर वो धीरे धीरे पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, धीरे धीरे। कोई भी फंड एक की कैंडल को देखकर करोड़ों रुपया निवेश नहीं करता। वो कई सेशन तक एक्यूमुलेट करता है। यही कारण है कि बड़े रिवर्सल अक्सर विस्फोट तरीके से नहीं बल्कि शांति के तरीके से शुरू होते हैं। प्राइस पहले अस्थिर होता है, वॉलेटिलिटी कम होती है, सेलिंग धीमी होती है और फिर बायर धीरे धीरे नियंत्रण लेना शुरू करते हैं। इस प्रक्रिया के बाद चार्ट पर हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार जैसे पैटर्न दिखाई देते हैं। उसके बाद कंफर्मेशन दिखाई देता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, पैटर्न रिवर्सल नहीं करता, रिवर्सल बनने के बाद पैटर्न बनता है। ठीक है, यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक समान गलती को समझते हैं। कई ट्रेडर किसी स्टॉक को केवल इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वो बहुत गिर चुका है। यह एक खतरनाक सोच है दोस्तों, क्योंकि कोई भी स्टॉक सस्ता दिख रहा है लेकिन फिर भी और नीचे जा सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। प्राइस का गिरना अपने आप में बाइंग सिग्नल नहीं होता है। सवाल यह होना चाहिए, क्या मार्केट बता रही है कि सेलर कमजोर पड़ रहे हैं? क्या इस स्टॉक में बायर्स वापस आ रहे हैं? क्या प्राइस बिहेवियर चेंज हो रहा है? अगर इन तीनों का उत्तर हाँ है तब रिवर्सल की संभावना बनती है, अन्यथा नहीं बनती। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स न्यूज से अधिक प्राइस बिहेवियर पर भरोसा करते हैं। न्यूज दोस्तों अक्सर घटना के बाद आती है, लेकिन प्राइस कई बार उससे पहले ही दिशा दिखाना चालू कर देती है और यही कारण है एक अनुभवी ट्रेडर हेडलाइंस नहीं पढ़ता बल्कि चार्ट पढ़ता है। अब तक हमने दो महत्वपूर्ण बात सीख ली है यहाँ तक कि हर कैंडलस्टिक मार्केट साइकोलॉजी का परिणाम है। हर रिवर्सल बायर्स और सेलर के बदलते हुए संतुलन को दिखाता है। और अब अगला स्वाभाविक प्रश्न आता है, अगर बायर सेलर्स की लड़ाई हर समय चलती रहती है तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे पहचानते हैं कि किस समय बायर्स के पक्ष में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और किस समय सेलर्स के पक्ष में जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? अभी चूंकि हम लोग बुलिश रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो हम लोग बायर्स के पक्ष में प्रोबेबिलिटी कब बढ़ती है इस पर बात करने वाले हैं। यही से हमें मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड और कंटेस्ट को समझना होगा, क्योंकि किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न की वास्तविक शक्ति उसके कंटेस्ट में होती है। ठीक है, तो अब तक हमने समझ लिया है कि कैंडलस्टिक केवल मार्केट की साइकोलॉजी को दिखाती है। रिवर्सल की शुरुआत बायर्स और सेलर्स के बदलते हुए संतुलन से होती है। लेकिन अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, अगर हर दिन हजारों कैंडल बनती है तो प्रोफेशनल ट्रेडर केवल कुछ कैंडल पर ही क्यों ध्यान देते हैं? इसका उत्तर है कंटेस्ट। यह वही चीज है जिसे अधिकांश नए ट्रेडर नजरअंदाज कर देते हैं। वो देखते हैं कि ये पैटर्न अगर बन गया तो ट्रेड ले लेते हैं, बुलिश एंगल्फिंग हो गया तो ट्रेड ले लेते हैं, हैमर बन गया तो ट्रेड ले लेते हैं और उनको लॉस होता है।
मैं ये आगे एक्सप्लेन करूंगा कि उनको लॉस क्यों होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर पैटर्न बनने की सिर्फ पैटर्न नहीं देखता, वो पैटर्न बनने की जगह देखता है और यही कंटेस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। एक ही कैंडलस्टिक दो अलग अलग जगहों पे दो अलग अलग कर सकता है, यही कंटेस्ट की ताकत है दोस्तों। मान लीजिए किसी चार्ट पर हैमर बनी, लेकिन हैमर को देखकर क्या बाय कर लेना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले ये देखना है कि एक्चुअली हैमर क्या है, मार्केट रिवर्सल कैंडल। तो ये कब बनना चाहिए? डाउन ट्रेंड पे। तो क्या मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में थी? क्या प्राइस किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन पर है या सेलिंग की गति धीमी हुई है? अगर इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो हैमर केवल एक समान कैंडल बन के रह जाती है, इसे ट्रेंड रिवर्सल कैंडल नहीं माना जा सकता। अधिकांश लोग ट्रेंड को केवल ऊपर से नीचे भी जाते हुए प्राइस को के रूप में देखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेंड को डायरेक्शन नहीं बल्कि स्ट्रक्चर के रूप में पढ़ता है। जब मार्केट लगातार हायर हाइज हायर लोज बनाता है तो बायर नियंत्रण में होते हैं, तो इसे अप ट्रेंड कहा जाता है। जब मार्केट लगातार लोअर लोज और लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है तो सेलर नियंत्रण में होते हैं, तो इसे डाउन ट्रेंड कहा जाता है। यही मार्केट स्ट्रक्चर है। इसीलिए किसी भी बुलिश रिवर्सल की वास्तविक महत्व तभी होता है जब पहले से डाउन ट्रेंड मौजूद हो, और हाँ, अगर डाउन ट्रेंड ही नहीं है तो रिवर्सल किस चीज का? तो इस तरह बेरिश रिवर्सल पैटर्न का महत्व तभी है जब मार्केट जो है अप ट्रेंड में हो, यानी पैटर्न हमेशा ट्रेंड के संदर्भ से पढ़ा जाता है। अब लोकेशन की बात करें, प्रोफेशनल ट्रेडर्स चार्ट में केवल प्राइस नहीं देखते हुए देखते हैं प्राइस कहां तक पहुंची है, क्योंकि मार्केट हर लेवल पर अलग अलग रिएक्ट करती है। हर लेवल का महत्व एक जैसा नहीं होता। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहले से बाइंग हुई होती है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहले से भारी सेलिंग होती है। इन्हीं क्षेत्रों को हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई जोन के रूप में पहचानते हैं। यही स्मार्ट मनी सबसे अधिक सक्रिय होने की संभावना होती है। आप टीवी पे बड़े बड़े एनालिस्ट की बात भी अगर सुनेंगे तो आप नोटिस करेंगे तो वो ज्यादा समय सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन की बात करते हैं, वो कैंडलस्टिक की बात नहीं करते। ठीक है, इसलिए जो है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस ट्रेडिंग में किसी भी कैंडलस्टिक से ज्यादा होता है। अब इसे एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक कई सप्ताह से लगातार गिर रहा है, आखिरकार वो उस प्राइस जोन पर पहुंचता है जहां पिछले कुछ महीने पहले बहुत महत्वपूर्ण बाइंग हुई थी। अब यहाँ प्राइस की गिरावट धीमी होने लगती है, रेड कैंडल छोटी होने लगती है, लोअर विक्स दिखाई देने लगते हैं, यही एक हैमर बनता है। अब ये हैमर एक मजबूत सिग्नल बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सिर्फ हैमर पैटर्न नहीं है, यहाँ पूरा कंटेस्ट मौजूद है। ठीक है, अब हैमर की कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लीजिए तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ रही है। इसमें आप दो चीजों का कन्फ्लुएंस हो गया। आप तो एक सपोर्ट पे ट्रेड ले रहे हैं, सपोर्ट जोन पे, दूसरा आप कैंडलस्टिक पैटर्न से आपको कंफर्मेशन मिल जा रहा है। अब इसके विपरीत हम लोग चलते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। वही हैमर किसी अप ट्रेंड के बाद बीच में बनती है जहां ना कोई सपोर्ट है ना किसी तरह का करेक्शन हुआ है, तो इसका महत्व क्या रहता है? इसका महत्व बहुत कम हो जाता है। पैटर्न वही है लेकिन निर्णय बदल गया, कंटेस्ट बदल गया। यही कारण है प्रोफेशनल ट्रेडर्स सेफ नहीं कंटेस्ट पढ़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक पतली लाइन नहीं है, यह हमेशा एक जोन होती है जहां इस जोन में आने के बाद जो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर किसी शेयर को बाय या सेल ज्यादा करते हैं। मार्केट की गणित सीधी रेखा का पालन नहीं करती है दोस्तों। प्राइस किसी भी सपोर्ट जोन से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाकर लौट सकती है, इसलिए अनुभवी ट्रेडर्स पूरे जोन को महत्व देते हैं, किसी भी एक निश्चित प्राइस को नहीं। अब एक सामान्य गलती को समझते हैं, कई ट्रेडर चार्ट पर कोई भी पुराना लो देखकर सपोर्ट मान लेते हैं, लेकिन केवल इसलिए कि प्राइस वहां से उछली थी, यह आवश्यक नहीं है वह भविष्य में वहां से आगे बढ़े। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वही होता है जहां कई स्वतंत्र संकेत एक साथ मिलते हो, पहले से मजबूत बाइंग हुई हो, मार्केट स्ट्रक्चर उस क्षेत्र का समर्थन कर रही हो, प्राइस बिहेवियर बदल रहा हो, सेलिंग प्रेशर कम हो रहा हो और उसके बाद में कंफर्मेशन भी प्राप्त हो। यानी सपोर्ट भी सिर्फ अपने आप में बाइंग सिग्नल नहीं है। सपोर्ट केवल वह स्थान है जहां आपको सावधानी से मार्केट को ऑब्जर्व करना है प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह, और अगर जो है आपको स्पष्ट ढांचा बनता हुआ दिखे, सबसे पहले ट्रेंड देखिए, पहले मार्केट स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद लोकेशन पहचानिए और अंत में कैंडलस्टिक पैटर्न का विश्लेषण कीजिए। और अगर यह स्ट्रक्चर दिख जाए तो यही प्रोफेशनल ट्रेडर की नींव है। अब इस क्रम को अगर उल्टा कर दिया जाए तो पहले पैटर्न को देखकर बाद में कंटेस्ट खोजा जाए तो अधिकांश ट्रेड्स केवल अनुमान बन के रह जाता है।
यहीं से प्रोफेशनल प्राइस एक्शन वास्तव में दोस्तों शुरू होती है। अब हमारे पास ट्रेंड है, स्ट्रक्चर है, सही कंटेस्ट भी है। अब अगला चरण हमें यह समझना है कि इन परिस्थितियों के बावजूद किस परिस्थिति में हमें ट्रेड में प्रवेश करने से पहले कंफर्मेशन का वेट क्यों करना चाहिए, क्यों एक अच्छा सेटअप, एक सफल ट्रेड, इन दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कंफर्मेशन होती है। कंफर्मेशन दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर कंफर्मेशन का क्यों वेट करते हैं, इसे समझते हैं। अब हम लोगों के पास 3 चीजें आ गई, ठीक है, 3 चीजों पे हमने बात कर लिया। ट्रेंड, हायर हाई हायर लूज, लोअर हाई लोअर लूज, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट जोन, बायर जोन, सेलर जोन, ठीक है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ठीक है, और सही कंटेस्ट। अब क्या इन तीनों के आधार पर ट्रेड ले लेना चाहिए? नहीं, यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। अधिकांश नए ट्रेडर किसी मजबूत दिखाई देने वाले पैटर्न को देखते एंट्री लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हैमर बन गई तो बुलिश इनगल्फिंग हो गई है तो मार्केट निश्चित रूप से ऊपर जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट किसी कैंडल स्टिक की गुलाम नहीं है। मार्केट किसी कैंडल स्टिक से नहीं चलती है, मार्केट से कैंडल स्टिक चलता है। हर पैटर्न एक संभावना पैदा करता है, उस संभावना को मजबूत करने का काम करता है कंफर्मेशन। हम लोग दोस्तों पैटर्न्स क्यों ट्रेड करते हैं? पैटर्न्स इसलिए ट्रेड करते हैं क्योंकि ये बिहेवियर को बताता है, साइकोलॉजी को बताता है कि पहले ऐसा हुआ है तो इस बार ऐसा होने की संभावना है। यह प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, तो उसी प्रोबेबिलिटी को एक और थोड़ा बढ़ाने के लिए कंफर्मेशन की जरूरत होती है, और इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर कंफर्मेशन का वेट करते हैं, वो कंफर्म सेटअप ही खरीदते हैं। अब समझते हैं कंफर्मेशन वास्तव में क्या होता है। कंफर्मेशन का अर्थ है कि मार्केट सिर्फ अपने आप को समर्थन करे। अगर बुलिश रिवर्सल हो रहा है तो उस चीज को कंफर्म करे, यानी केवल पैटर्न ना बने बल्कि उसके बाद प्राइस का बिहेवियर भी चेंज हो, यानी वास्तव में बायर का कंट्रोल भी दिखाई दे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए किसी डिमांड जोन पर हैमर बनी। हैमर हमें क्या बताती है कि प्राइस की कीमतों पर बायर्स सक्रिय हुए हैं, लेकिन क्या इससे यह सिद्ध हो जाता है कि बायर अब नया अपट्रेंड चालू हो गया? नहीं। यह हो सकता है कि बायर थोड़ी देर के लिए सेलिंग रोक दी हो सकता है अगले सेशन में सेलर फिर मजबूत हो जाए और प्राइस को नीचे धकेल दे। यही कारण है प्रोफेशनल ट्रेडर्स अगली कैंडल का इंतजार करता है, और अगली कैंडल्स हैमर के हाई पर क्लोज होती है तो यह संकेत मिलता है कि बायर्स ने केवल नीचे से प्राइस बचा नहीं रहे बल्कि उसे ऊपर ले जाने की भी क्षमता रखते हैं। यही वास्तविक कंफर्मेशन है। ध्यान दीजिए, हैमर केवल संभावना थी, कंफर्मेशन उसे संभावना को मजबूत किया, यानी प्रोबेबिलिटी और हमारी बढ़ जाती है यदि हम लोग जो है कंफर्मेशन के बाद कोई ट्रेड लेते हैं। इसी तरह बुलिश इनगल्फिंग को भी केवल एक ग्रीन कैंडल पर्याप्त, बड़ा ग्रीन कैंडल होना पर्याप्त नहीं होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर यह भी देखता है कि यह सपोर्ट पे बनी है, वॉल्यूम कितना है, मार्केट का स्ट्रक्चर के चेंज होने क्या संकेत मिल रहा है, क्या अगली कैंडल किसी भी स्ट्रेंड को दिखाई दे रही है, नहीं। जब ये संकेत एक दूसरे को समर्थन करते हैं तो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, और यही से शुरुआत होती है दोस्तों कन्फ्लुएंस की। कन्फ्लुएंस का अर्थ है जब कई स्वतंत्र निर्णय एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं तो हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो हम अभी तक जो है हम लोग क्या समझ रहे हैं कि कैंडल स्टिक को हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करेंगे, इंडिपेंडेंट ट्रेड नहीं करेंगे। यानी हमारा कन्फ्लुएंस बढ़ गया तो क्या बढ़ गया? हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। उदाहरण के लिए प्राइस डिमांड जोन पर है, ट्रेंड कमजोर पड़ रहा है, हैमर बन रहा है, अगली कैंडल ने हैमर का हाई पाई कर दिया है, उसके बाद वहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब यहां से हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो अनुकूल लग रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस वहां से दूर है। अब इन्हीं संकेतों के साथ एक साथ मिलना किसी भी पैटर्न को समझने से ज्यादा विश्वसनीय होता है। अब एक समान गलती को समझिए, कई ट्रेडर सोचते हैं कंफर्मेशन का इंतजार करने से एंट्री लेट हो जाएगी। यह आधा सच है। हाँ, कंफर्मेशन के बाद एंट्री थोड़ी सी ऊंची कीमत पर मिलती है, लेकिन बदले में आपको एक महत्वपूर्ण लाभ मिलता है, गलत ट्रेड की संख्या भी कम होती है। ट्रेडिंग का उद्देश्य सबसे नीचे खरीदना या सबसे ऊपर बेचना है ही नहीं। ट्रेडिंग का उद्देश्य है उच्च प्रोबेबिलिटी वाले, हाई प्रोबेबिलिटी वाले अवसरों को पहचाना जाए और नियंत्रित रिस्क के साथ उसमें एंट्री ली जाए। अगर कंफर्मेशन के कारण आपकी एंट्री 2 रुपये या 3 रुपये ऊपर होती है तो उससे फॉल्स सिग्नल कम हो जाते हैं, और ये दोस्तों एक अच्छा समझौता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी समझौते को स्वीकार करते हैं, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन
बाइंग कर रहे हैं तो आपको तो ये सब रूल फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि वहां थोड़ी सी गलती आपकी जो है आपकी कैपिटल को एक दिन में उड़ा सकती है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझ लेते हैं कि कंफर्मेशन कभी भी केवल लकीली कैंडल नहीं होती। कंफर्मेशन कई रूपों में मिलता है। प्राइस पिछले स्विंग हाई के ऊपर निकल गया है, मार्केट स्विंग लो की श्रृंखला तोड़ दी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मूविंग एवरेज दोबारा सपोर्ट के काम कर रहा है, या फिर लगातार मजबूत क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। हर मार्केट और हर सेटअप में कंफर्मेशन का रूप अलग हो सकता है, लेकिन सिद्धांत हमेशा एक ही रहता है कि मार्केट अपना इरादा दिखाने लगे कि उसके बाद ही पैसा हम लगाएंगे। यही धैर्य, यही पेशेंस प्रोफेशनल ट्रेडिंग की सबसे बड़ी पहचान है। अगर हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लगभग पूरी हो चुकी है, हम लोग ने ट्रेंड को समझ लिया है, हम लोगों ने स्ट्रक्चर को समझ लिया है, हम लोगों ने कंटेस्ट को पहचानना सीखा है, हम लोगों ने ये बात कर ली है कि किसी भी पैटर्न के बनने के बाद हम लोगों को कंफर्मेशन का इंतजार करना है। लेकिन अब अंतिम प्रश्न है कि मान लीजिए सभी संकेत आपके पक्ष में है, ट्रेंड भी अनुकूल है, कंफर्मेशन भी मिल गई, तो क्या बिना सोचे एंट्री लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि सफल ट्रेडर सिर्फ यह नहीं देखता खरीदना कब है, वह यह भी जो है तय करता है कि गलती होने पर उसे बाहर कब निकलना है। यानी स्टॉप लॉस पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए। यहीं से प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड प्लानिंग की शुरुआत होती है, जो किसी भी सफल ट्रेडिंग सिस्टम की वास्तविक रीढ़ होती है। दोस्तों, सपोर्ट लॉस आपको मार्केट में बनाए रखता है। ठीक है, और हम लोग थोड़े से डिटेल में करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। रिस्क मैनेजमेंट सीधे शब्दों में कहें कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने के बाद भी अगर आप गलत हो जाते हैं तो आपको कैसे बिहेव करना है, वही है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब तक हमारी पूरी ट्रेडिंग प्रोसेस तैयार हो चुकी है। हमने ट्रेंड समझते हैं, अब हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर समझते हैं, ट्रेंड क्या है, अब ट्रेंड क्या है, हायर हाइज हायर लोज, डाउन ट्रेंड क्या है, लोअर हाइज लोअर लो। ठीक है, हमने मार्केट स्ट्रक्चर को समझा, सपोर्ट जोन डिमांड जोन को समझा, सपोर्ट को समझा, रेजिस्टेंस को समझा। हमने यह समझा कि सपोर्ट एक सीधी लाइन नहीं है, हमने यह समझा कि रेजिस्टेंस एक सीधी लाइन नहीं है। हमने कंटेस्ट को समझा, हमने वॉल्यूम का इंपोर्टेंस को समझा, हमने कंफर्मेशन की जो है इंपोर्टेंस को समझी कि कंफर्मेशन का हमें क्यों इंतजार करना चाहिए। अब एक कदम बचता है दोस्तों, ट्रेड लेना। तो अधिकांश ट्रेडर दोस्तों यही गलती करते हैं। ठीक है, वो सब तो सीख लेते हैं कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कैंडलस्टिक क्या है, लेकिन दो चीज जो किसी भी ट्रेडर को परेशान करती है वो है साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, एज ए ट्रेडर मैंने भी काफी स्ट्रगल किया है इस दो चीज को सीखने में और इसको मैनेज करने में। ठीक है, अधिकांश ट्रेडर दोस्तों इसी में सबसे बड़ी गलती, उन्हें लगता है अगर सेटअप अच्छा है तो प्रॉफिट कमाना बाकी है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल अलग नजरिए से सोचता है। वो केवल प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता, वो पहले लॉस के बारे में सोचता है। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी किसी एनालिसिस की गारंटी देता ही नहीं है। दुनिया का कोई भी अच्छा से अच्छा सेटअप फेल हो सकता है, और यही ट्रेडिंग की दोस्तों सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग पूरी बदल जाएगी। प्रोफेशनल ट्रेडर की सफलता इस कारण नहीं है कि वो सारे ट्रेड सही लेते हैं, बल्कि इस कारण है कि अगर वो गलत ट्रेड लेते हैं तो वो उसमें लॉस उन्हें कम होता है और सही ट्रेड में प्रॉफिट उन्हें ज़्यादा होता है। यही अंतर वर्षों तक लगातार प्रॉफिट कमाने वाले ट्रेडर्स, बार बार कैपिटल गंवाने वाले ट्रेडर्स के बीच का अंतर है दोस्तों। अब एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए आपने उत्कृष्ट हाईएस्ट लेवल का बुलिश सेटअप पहचाना, ट्रेंड आपके पक्ष में है, सपोर्ट मजबूत है, कंफर्मेशन भी मिल चुका है, लेकिन एंट्री के बाद अचानक कोई अप्रत्याशित न्यूज आ जाती है। जैसे इस महीने मेरी बहुत अच्छी सेटअप थी फ्यूचर में, स्टॉक में मैंने जो है ठीक ठाक इन्वेस्ट कर रखा था, और उसके अगले ही दिन ट्रंप साहब ने ऐसा न्यूज दिया कि ईरान पे दोबारा युद्ध चालू होने वाला है, और वो सारा सेटअप का धरा रह गया और सब जगह जो है लॉस दिखने लग गया, रेड में चली गई सारी। तो अप्रत्याशित न्यूज आ जाती है, ग्लोबल मार्केट गिर जाता है, इंटरनेशनल सेलिंग चालू हो जाती है, प्राइस आपके विरुद्ध चलने लगती है। तो क्या आपका एनालिसिस गलत था? नहीं, मार्केट अनिश्चितताओं का गेम है दोस्तों। यहाँ हम लोग प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं।
इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर में कोई भी ट्रेड व्यक्तिगत ईगो का विषय नहीं होता। अगर मार्केट बता रही है आपको कि आपका अनुमान गलत साबित हो गया है, तो आपको लॉस एक्सेप्ट कर लेना है और पोजीशन बंद कर लेना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको लॉस और ज़्यादा होगा। यही डिसिप्लिन है। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है स्टॉप लॉस का। अब हम लोग स्टॉप लॉस को सही तरीके से समझते हैं। अधिकांश ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को स्वीकार करने से डरते हैं या क्योंकि लॉस को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को कैपिटल प्रोटेक्शन का टूल समझते हैं दोस्तों। कैपिटल प्रोटेक्ट तो स्टॉप लॉस से ही होता है। स्टॉप लॉस का उद्देश्य आपको सही साबित करना नहीं है, इसका उद्देश्य आपको अगले ट्रेड तक सुरक्षित पहुंचाना है। क्योंकि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। अगर आपका कैपिटल सुरक्षित रहेगा तो अपॉर्चुनिटी कभी ना कभी पर्याप्त मिलेगी। अगर आपका ट्रेड का अकाउंट गंभीर नुकसान पहुंचा दे तो आप भविष्य के अवसर के लिए बचोगे नहीं, तो ट्रेड कहां से करोगे? कैपिटल ही नहीं रहेगा तो ट्रेड कहां से करोगे? ठीक है, इसीलिए अनुभवी ट्रेडर्स रिस्क पहले तय करते हैं, उसके बाद पोजीशन साइज तय करते हैं, और यही सही काम है दोस्तों। नए ट्रेडर्स पहले क्वांटिटी तय करते हैं, बाद में स्टॉप लॉस तय करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले यह तय करते हैं अगर ट्रेड गलत हुआ तो अधिकतम नुकसान कितना स्वीकार करेंगे, और फिर उसके अनुसार से क्वांटिटी निर्धारित करते हैं। यही पोजीशन साइजिंग है। यही कारण है कि दो ट्रेडर्स एक ही स्टॉक को खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी अलग अलग होती है, क्योंकि उन्हें रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होती है। अब एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझिए कि स्टॉप लॉस हमेशा चार्ट के आधार पर नहीं होना चाहिए, पैसे के आधार पर नहीं। कई लोग कहेंगे कि अगर मैं 500 ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा या 5000 ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा और स्टॉप लॉस इस हिसाब से लगा देता हूँ। यह प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है दोस्तों। स्टॉप लॉस आपका वहाँ होना चाहिए जहाँ आपका ट्रेडिंग आइडिया गलत साबित हो जाए। अगर चार्ट बता रहा है कि सपोर्ट टूट रहा है और सपोर्ट टूटने का कंफर्मेशन मिल गया है, मार्केट का स्ट्रक्चर बदल चुका है, बायर्स नियंत्रण खो चुके हैं, तो वहीं आपका ट्रेड समाप्त हो जाना चाहिए। पैसे का नियंत्रण पोजीशन साइज करेगी, स्टॉप लॉस। अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो बहुत से नए ट्रेडर्स एक और गलती करते हैं। जैसे ही ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में आ जाता है तो वो जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन लॉस वाले ट्रेड को लंबे समय तक पकड़ ही रखते हैं। यह व्यवहार पूरी तरह भावनात्मक है, जो बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर्स की निशानी नहीं है। ये मैच्योर ट्रेडिंग की निशानी है, नए ट्रेडर्स और बिगिनर्स की निशानी है। इससे हमें बचना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इससे उल्टा करते हैं, वो गलत ट्रेड को जल्दी समाप्त करते हैं और सही ट्रेड को बढ़ने का अवसर देते हैं। अगर ट्रेडिंग में कोई चीज़ महत्व रखता है, कोई एक लाइन में अगर टेक्निकल एनालिसिस को समझना है, तो वो यही है कि आप प्रॉफिट को बढ़ने दीजिए और लॉस को जल्दी काटिए। ठीक है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि बिना योजना के बैठे रहें। ठीक है, हर ट्रेड में एंट्री से पहले एग्जिट की योजना तैयार होनी चाहिए। आपका टारगेट क्या है, किस परिस्थिति में आप पार्शियल प्रॉफिट लेंगे, किस परिस्थिति में आप टेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर मार्केट आपकी अपेक्षा से अधिक तेजी से चलती है तो आप क्या करेंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर ट्रेड लेने से पहले तय होना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट खुलने के बाद निर्णय नहीं बदलता, और मार्केट खुलने से पहले ही योजना बना चुका होता है। यही प्लानिंग उसे भावनात्मक निर्णय से बचाती है। अब हमारी प्रोफेशनल ट्रेडिंग की प्रोसेस पूरी हो गई है। अब हम जानते हैं मार्केट को पढ़ना है, कैसे ट्रेंड पहचानना है, कैसे सही कंटेंट चुनना है, कैसे कंफर्मेशन का इंतजार करना है, हर ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस लगाना है, कैपिटल मैनेज करना है। अब समय आ गया है कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न को नामों से नहीं बल्कि उनके वास्तविक मार्केट साइकोलॉजी के साथ समझना शुरू करें। क्योंकि जब तक आप इसे समझेंगे नहीं कि किसी विशेष पैटर्न के पीछे बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं, तब तक आप केवल एक आकृति रहेगा। लेकिन जिस दिन आप उसकी साइकोलॉजी पढ़ना सीख जाएंगे, उस दिन कैंडलस्टिक आपके लिए मार्केट की भाषा बन जाएगी।